मम्मी जी के रहते हुए काम वाली की क्या ज़रूरत है। माँ, दोपहर को कुरियर वाला एक सामान लेकर घर आएगा, वह लेकर रख लेना। यह नहीं कि खाना खाया और सो गई, कुरियर वाला घंटी बजाकर वापस चला जाए। विजय ने अपनी माँ से कहा, और क्या, अब इन्हें और कुछ काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेंगी। वैसे भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वह भी मांज कर रख देना। रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। रुचिका ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह रुक्मिणी जी को भी पता नहीं था। ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू बताते थे। अभी 6 महीने पहले ही रुक्मिणी जी बड़ी खुशी से रुचिका को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। पर रुचिका ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और विजय को भी अपने चक्कर में ले लिया। विजय पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर रुचिका ने भी पूरी कर दी। रुचिका पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं रुक्मिणी जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी। जिसका बेटा ही उसकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। विजय रुचिका के सामने ही रुक्मिणी जी को कुछ भी कह देता था। उसे सुनकर रुचिका और सिर पर चढ़ गई थी। रुचिका के आने से पहले रुक्मिणी जी ने मेड लगा रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर रुचिका ने आते ही काम वाली हटवा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसे देना ही बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं, रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो विजय चिल्लाकर बोला, यह क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा कर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? यह बोरिंग और बकवास खाना खाने के लिए? विजय की तेज आवाज़ से रुक्मिणी जी हिल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। रुचिका को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। रुक्मिणी जी की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी थी। अपने मायके में 6 बहनों में सबसे बड़ी रुक्मिणी को मनहूस कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी रुक्मिणी अपने पीछे 5 बहनें और ले आई। एक भाई भी तो ला सकती थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुल बुलाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चली जाए और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। रुक्मिणी को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं और उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं तो अपने से दोगुनी उम्र के विदुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। रुक्मिणी जब शादी होकर आई तो पहले से 2 बेटियां और 2 बेटे थे। वह आते ही 4 बच्चों की माँ बन गई, उनके पालन पोषण में लग गई। यूँ तो वह खुद छोटी थी, पर उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारियाँ इंसान को बड़ा बना ही देता है। चारों बच्चे काफ़ी बड़े थे। जब रुक्मिणी के पेट में विजय आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थी कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी। उधर रुक्मिणी का पति बुरी संगत में भी रहता था। सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देता था। चारों बच्चे समझदार थे। उन्हें उनके दादा का बड़ा सहारा था। वह भी उसकी बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। रुक्मिणी को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादाजी भी चल बसे और उनके पिता रात को शराब पीकर आए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गए। छोटी सी उम्र में वह विधवा हो गई और दोनों समझदार बेटों ने रुक्मिणी को विजय के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली।
पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजा, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और विजय को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी। अब रुक्मिणी अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज आ गया। पढ़ाई में वह ठीक था, पर उस पर अपने बिगड़े बाप की छाप थी। वही गुस्सा और गाली गलौज करना रुक्मिणी समझाती थी, पर वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में विजय एक कंपनी में सेठ के यहाँ लग गया और मोटी रकम कमाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की रुचिका से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। रुक्मिणी जी को वह अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। रुक्मिणी जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। रुचिका के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी कोई नहीं बचा था। माता पिता इस संसार से जा चुके थे। छोटी बहनों की शादी ब्याह हो चुकी थी। एक दिन रुचिका ने कहा कि उसकी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो आप वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं पर भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन गिने, वही अच्छा है। बेकार ही यह कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। विजय को भी रुचिका की बात जच गई। वह रुक्मिणी जी के कमरे में गया और बोला, माँ, तुम कहीं चली जाओ घर छोड़कर। वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाऊं? पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के ही साथ रहूंगी। भला इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन आसरा देगा? तू तो मेरा बेटा है, तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा है, बिना बाप के इतनी मुश्किल से पाला है, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का यह फल दे रहा है। विजय, मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर। माँ, यह सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चों को पेट में रखती है। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? मेरे पास फालतू समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी वृद्ध आश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क किनारे झोपड़ी में, कहीं भी चली जाओ। मुझे रुचिका की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। तुझे कमरा खाली चाहिए, मैं कर देती हूँ। मैं बाहर हॉल में रह लूँगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। मैं माँ हूँ तेरी। वह फिर से चिल्लाई, पर विजय और रुचिका पर कोई असर नहीं हुआ। रुक्मिणी जी ने सारी रात रोकर बिता दी। अगली सुबह रुक्मिणी जी उठी नहीं तो दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया। रुक्मिणी जी को उठाया और जाने को कहा। रुक्मिणी जी ने काफ़ी दया की भीख मांगी, पर रुचिका और विजय का मन नहीं पिघला। रुक्मिणी जी अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाए। बहनों ने कहा हमारे घर आ जा, पर सब अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। रुक्मिणी जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। सीधी अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले उनके माता पिता की मृत्यु तो हो ही गई थी। रुक्मिणी जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया।
आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। कुछ दिनों में उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सभी ने एक मत से पिताजी की जायदाद जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाकर रुक्मिणी दीदी को उपहार में दे दी, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। रुक्मिणी जी को घर और 2 खेत मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेती की और फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब रुक्मिणी जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वह उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल लिया था, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। रुक्मिणी जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। रुक्मिणी जी ने उसी शहर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब विजय ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने रुचिका को बताया। दोनों जने सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार रुक्मिणी जी का मन था, पर वह मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अनजानों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। घर, खेती, जायदाद मुझे संभालने दे दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी, और इतनी कमाई इन अनजानों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? रुक्मिणी जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वह हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वह असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे में गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, यह सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तुम मेरी अर्थी को कांधा भी मत देना, और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। विजय और रुचिका को बड़ा ही पछतावा हुआ।
वह माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज यह सब उनका होता। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। एक महिला अपने पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे तो वह कहाँ जाएगी। इसलिए बेटी को पढ़ा लिखा आत्मनिर्भर बनाएं ताकि उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।